नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम बीएनवाईएस के बाद गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं और क्या हम बीएनवाईएस के बाद डीजीओ का कोर्स कर सकते हैं। ये डीजीओ क्या है और क्या हम डीजीओ कोर्स करने के बाद भी गायनेकोलॉजिस्ट कहलाएंगे। और एक बहुत अच्छा कमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डिलीवरी में एज अ बीएनवाईएस डॉक्टर हमारा क्या रोल रहेगा और पेनलेस डिलीवरी क्या है, यानी वाटर बर्थ डिलीवरी क्या होता है, और नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चे में और सीजेरियन यानी सी सेक्शन से पैदा हुए बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम बीएनवाईएस के बाद गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो इसका आंसर है नो। अगर आप बीएनवाईएस करने के बाद भी आप गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के कोर्स में मैक्सिमम जो है सीजेरियन सी सेक्शन और सर्जरीज वगैरह वो सब कुछ भी पढ़ाया जाता है और नॉर्मल डिलीवरी भी पढ़ाया जाता है। तो इसलिए जो बीएनवाईएस के डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ एलिजिबल हैं कि वो नेचुरल डिलीवरी यानी नॉर्मल डिलीवरी ही करवा सकते हैं, यानी वेजाइनल डिलीवरी ही करवा सकते हैं। वो सी सेक्शन या सीजेरियन डिलीवरी नहीं करवा सकते। इसलिए आप बीएनवाईएस के बाद कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट का कोर्स नहीं कर सकते, आप गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि क्या हम बीएनवाईएस के बाद डीजीओ का कोर्स कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, इसका आंसर है यस, आप बीएनवाईएस के बाद डीजीओ का कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डीजीओ क्या है। डीजीओ यानी डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें डिप्लोमा है, यानी आप ये एक डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आप 2 साल की स्टडी करते हैं। तो इसमें 2 साल में आपको पढ़ाया जाता है वुमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में, और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में आप इसमें स्टडी करते हैं। और इसमें आप नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के कुछ आपको भी नॉलेज दिया जाता है। तो ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। और इसके बाद मुझसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम डीजीओ कोर्स करने के बाद हम गायनेकोलॉजिस्ट कहलाएंगे। तो इसका आंसर है नो। अगर आपने डिप्लोमा का कोई कोर्स किया है तो उसके बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कहला सकते, आप डिप्लोमा होल्डर ही कहलाएंगे। गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के फील्ड में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट अपने आप में एक एमडी के तौर पर एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये एक सिर्फ डिप्लोमा का कोर्स है, तो आप इसमें गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कहला सकते। और अब चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर डिलीवरी में या फिर प्रेगनेंसी में बीएनवाईएस डॉक्टर का क्या रोल रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही कर सकते हैं, यानी वेजाइनल डिलीवरी ही कर सकते हैं। और वेजाइनल डिलीवरी होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए कहा जाता है अगर माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो उसके लिए दूसरा जन्म होता है, क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा लेबर पेन होता है। इसलिए आजकल की माताएं जो है सी सेक्शन यानी सीजेरियन डिलीवरी ही ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं कि कम से कम पेन से गुजरना पड़े। इसलिए एज अ बीएनवाईएस डॉक्टर हम उसमें पेनलेस डिलीवरी कर सकते हैं, यानी वाटर बर्थ डिलीवरी हम करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेबर पेन को कम करने के लिए एज अ बीएनवाईएस डॉक्टर्स हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेगनेंसी से पहले या फिर प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी के समय भी हम उनको योगा थेरेपी हम बता सकते हैं और नेचुरोपैथिक लाइफस्टाइल हम उनको बता सकते हैं, जिससे अब अगर हम प्रेगनेंसी से पहले भी हम योगा करवाएंगे तो हम यूट्रस को नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। और दूसरा रोल हम ये कर सकते हैं कि जब इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उस समय हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू नेचुरल प्रेगनेंसी भी करवा सकते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हम ये भी प्ले कर सकते हैं कि हम न्यूट्रिशन को एज अ होल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसलिए हम जब माँ जब प्रेगनेंसी में होती है या प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद भी, और बच्चे को भी हम न्यूट्रिशन को रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम वर्क कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि जब माँ प्रेगनेंसी में होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, इस वजह से हम उन्हें योगासन बता सकते हैं और योगा क्लासेस ले सकते हैं, जिससे वो बैक पेन कम से कम हो। और ऐसे एक्सरसाइजेस, ऐसे योगासन बता सकते हैं जिससे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सके। इस सब को करने के लिए
हमें एज अ इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें काम करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेटेड सेटअप में काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड यानी हमारे साथ एमबीबीएस के डॉक्टर्स भी होंगे और बीएनवाईज के डॉक्टर्स भी होंगे। जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो या फिर बहुत इमरजेंसी की कंडीशन हो, उस समय हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमारे साथ एमबीबीएस के डॉक्टर्स भी होंगे। लेकिन जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो हम पेनलेस डिलीवरी यानी वाटर बर्थ डिलीवरी के थ्रू भी हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पेशेंट को अवेयर करना पड़ेगा कि वाटर बर्थ डिलीवरी क्या होती है और पेनलेस डिलीवरी क्या होती है। और जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है और सी सेक्शन यानी सीजेरियन डिलीवरी से पैदा होता है तो उन दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें पहले ही एजुकेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चे में और सी सेक्शन से पैदा हुए बच्चे में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है, जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब वो वेजाइनल डिलीवरी से पैदा होता है तो उसे वेजाइनल बैक्टीरिया का एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। और वही सी सेक्शन में उसे उस बैक्टीरिया का एक्सपोजर नहीं मिल पाता, इस वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और दूसरा डिफरेंस ये रहेगा, जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी यानी वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू पैदा होगा तो उसके लंग्स के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो सब कुछ स्क्वीज होकर के बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यानी ये जो बच्चा होता है वो वेजाइना के थ्रू जब यहाँ से निकलेगा तो उससे जो है लंग्स स्क्वीज कर जाएंगे, जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे जो है उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और वही सी सेक्शन से यानी सीजेरियन से जो बच्चा पैदा होगा उसमें बच्चा इजीली बाहर निकल आ जाता है और लंग का फ्लूइड जो है इजीली क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं और उसे इजीली एलर्जी हो सकती है और अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स भी उसको आगे फेस करना पड़ सकता है। और तीसरा डिफरेंस ये रहेगा कि जो नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा पैदा हुआ रहेगा उसका जो गट हेल्थ है, जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ है, वो बेटर रहेगा कंपेरेटिव टू सी सेक्शन वाले बच्चे से, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में मदर के थ्रू गुड बैक्टीरिया जो है इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वही सी सेक्शन में इजीली ट्रांसमिट नहीं हो पाते और उसमें डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे का ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फोर्थ डिफरेंस ये रहेगा कि जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हुआ रहेगा तो उसे माँ के थ्रू स्ट्रेस हार्मोन्स जो है नेचुरली मिल जाएंगे, जिससे वो बच्चा जो है अलर्टनेस उसमें ज़्यादा रहेगी और किसी भी सिचुएशन को अडॉप्ट करने के लिए अडॉप्टेशंस भी ज़्यादा रहेगी। वही अगर सी सेक्शन से जो बच्चा पैदा होता है उसमें जो है चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो सकता है अगर उसका ठीक से केयर न किया जाए। और फिफ्थ डिफरेंस ये रहेगा कि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है तो वो माँ के स्किन के थ्रू बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे उसे ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन वही जब सी सेक्शन से जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के स्किन के कांटेक्ट में आसानी से नहीं आ पाता, क्योंकि जब माँ का सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ होता है तो सर्जरी को हील होने में भी समय लगता है, तो इमीडिएटली वो स्किन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसलिए माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग ठीक से नहीं बन पाती, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में। जो नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा पैदा होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है कंपेरेटिंग टू सी सेक्शन यानी सिजेरियन से पैदा हुए बच्चे में। अगर उसमें कोई जेनेटिकल डिफॉर्मिटी नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा पैदा होता है वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और जो सी सेक्शन से पैदा हुआ बच्चा होगा तो उसमें एलर्जीज होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, अस्थमा होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो बच्चा मोटापा का शिकार बहुत जल्दी हो सकता है, यानी उसे ओबेसिटी बहुत जल्दी हो सकता है और इस पर रिसर्चेस अभी भी चल रही हैं। तो इन सब डिफरेंसेस को देखते हुए आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अब ये चाह रहे हैं कि हमारी भी जो है बच्चे जो है नॉर्मल डिलीवरी से ही पैदा हो। तो अब नेचुरोपैथी के थ्रू वेस्टर्न कल्चर में भी ये अपनाया जा रहा है कि अब पेनलेस डिलीवरी यानी वाटर बर्थ डिलीवरी ही को ही अडॉप्ट किया जा रहा है और इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। तो चलिए जानते हैं वाटर बर्थ डिलीवरी यानी पेनलेस डिलीवरी क्या होती है।
जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो रही होती है, तो उस समय माँ को लिथोटोमी पोजीशन में लिटाया जाता है और उसी में ही नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और सी सेक्शन डिलीवरी भी हो सकता है। लेकिन वाटर बर्थ डिलीवरी यानी पेनलेस डिलीवरी में ये होता है कि जब माँ को लेबर पेन महसूस हो रहा होता है, उस समय एक वाटर टब में पानी भरा जाता है और उसमें 37 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और माँ को उस टब में बिठाया जाता है। और उसके बाद जब पेन हो रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्शंस जब बढ़ रही होती हैं, तो उस समय गर्म पानी के माहौल के वजह से ईजीली आसानी से हो जाती है और कम से कम पेन उसमें होता है। और वही जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है, उस समय पेन को कम करने के लिए स्पाइन में यानी लोअर बैक में एक थिन हेयर लाइक जितना थिन इंजेक्शन जो है स्पाइन में दिया जाता है ताकि पेन कम हो। तो यही डिफरेंस होता है। जब आप वाटर बर्थ डिलीवरी करवाते हैं तो उसमें इजीली डिलीवरी हो जाती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और कोई सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती है। इसलिए आजकल वेस्टर्न कल्चर हो या फिर इंडिया में भी इस टेक्निक को अपनाया जा रहा है। तो एज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर हम इसको हाइड्रोथेरेपी के अंडर भी देखा जा सकता है और इसको हम परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम एज अ BNYS डॉक्टर गायनेकोलॉजी में भी हम एक बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और जितने भी कमेंट्स आए थे तो उनके आंसर्स मैंने किए ही हैं। और अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन रह रहा है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।